नमस्कार। आज हम लेसन करेंगे 5th लेसन, जो कि एनसीईआरटी हिस्ट्री 8th क्लास की हिस्ट्री से चला हुआ है। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, कि जब 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद का क्या सीन रहा और 1857 की क्रांति हुई क्यों, इसके बारे में पूरा बताया कि जनता ने बगावत क्यों की, ऐसा क्या हुआ था कि जनता ने बगावत करनी पड़ी। नीतियाँ और लोग, इसमें बताया है कि जैसे जो अंग्रेजों की जो नीतियां हैं, उन नीतियों को जैसे राजा रानी किसान जमींदार जैसे आदिवासी सिपाही सब, इन सब पर ही असर हो रहा था। आप ये भी देख चुके हैं कि नीतियां और जो कार्यवाही जो जनता के हित में नहीं होती थी तो उनकी भावनाओं को जो ठेस पहुंचती है, तो उनके बारे में बताया कि जैसे नवाबों से जब सत्ता छिन जाती है तो तब क्या होता है। जब 18वीं शताब्दी के मध्य में ही जब राजा और नवाबों की ताकत जब छीनने लगी थी तो उनका जो सत्ता और सम्मान था दोनों ही खत्म होने लगे थे। बहुत सारे दरबारों में जैसे रेजिडेंट कर दिए थे। रेजिडेंट मैंने बताया था इससे पहले, इसे शायद 3rd लेसन में, कि रेजिडेंट क्या होते थे। एक जैसे भाड़े की तरह, भाड़े की तरह नहीं कह सकते, एक शासक की तरह, और राजा पे नजर करने रखने के लिए जो एक राजा के ऊपर एक गवर्नर टाइप से, जैसे कोई अंग्रेजों का एक टट्टू लगा लो, वो छोड़ दिया जाता था। वो पूरे साम्राज्य की खबर रखता था कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या कमियां हैं क्या नहीं है। वो सारी जो जानकारियां अंग्रेजों को देता था उसको क्या कहा जाता था, रेजिडेंट कहा जाता था। बहुत सारे जो स्थानीय शासक थे उन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत तो की थी। उदाहरण के लिए जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उसकी जैसे कि उसके पति की मृत्यु के बाद वह जो अपना जो पुत्र गोद ले कि वो वहां पर राजा बने। फिर बताया कि जैसे पेशवा बाजीराव थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे, जो नाना साहेब के नाम से थे, ने कंपनी से आग्रह किया था कि जो उसके पिता को जो पेंशन मिलती थी वो पेंशन उसको मिले, परंतु ये बातें नहीं सुनी जा रही थी। वह मृत्यु के बाद भी उन्हें मिलने लगे, तो मतलब यही उनका आग्रह था कि वो जो पेंशन उसके पिता को मिल रही थी वो उनको भी मिले। फिर जैसे 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोप दी गई थी, और फिर 1856 में उसको क्या बताया था कि कुशासन के आरोप में, कुशासन के आरोप में, कुशासन के आरोप में उनको अपने राज्य में मिला लेते हैं। जो डलोजी है वो अपने राज्य में मिलाने का ऐलान कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, जो मुगल कहाँ रह रहे थे, जो दिल्ली में लाल किले में रह रहे थे, जो मुगल हैं, कंपनी ने मुगल के शासकों, जो मुगल के शासन है ना, उनको भी खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी गए जो सिक्के थे वो मुगल जो बहादुर शाह जफर हैं उनका नाम उस पर से हटा दिया गया था। 1849 में जो गवर्नर है डलोजी, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद है ना, जो उसके पुत्र हैं वो जो उसका परिवार है और जैसे उनको सबको परिवार उसको निकाल दिया जाएगा। और ये कहा गया कि 1856 में जो गवर्नर, नए गवर्नर आते हैं कैनिंग करके, उन्होंने फैसला किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी जो मुगल बादशाह होंगे, उनके पुत्र जो होंगे, उनकी मृत्यु के बाद जब उनके पुत्र होंगे तो वो बादशाह नहीं कहलाएंगे, वो बस उनके वंशज या राजकुमार 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 की ही मान्यता देंगे, उन्हें केवल राजकुमार की ही मान्यता दी जाएगी। फिर बताया कि जो किसान और जो सिपाही हैं उनके साथ क्या हो रहा था। जैसे ये तो बताया कि ऊपर जो नवाबों के साथ क्या हो रहा था, जो राजा थे उस टाइम पे उनके साथ क्या हो रहा था। फिर सेकंड बताया कि जो किसान और सिपाही थे उनके साथ क्या हो रहा था। जो कंपनी के तहत काम करने वाले जैसे भारतीय जो सिपाही थे उनमें भी असंतोष की मतलब की अपनी एक वजह थी। उनके वेतन थे, उनके भत्ते थे, जो सेवा के लिए जो वो शर्त लगा देते थे उनसे परेशान रहते थे। कई नए नियम जैसे उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाते थे, वो भी थे। क्या आप जानते कि जमाने में बहुत सारे लोग जो समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे उस टाइम पे। पर क्या था कि जैसे जब बर्मा में युद्ध होता है 1856, यहाँ नहीं पता है कि जो बर्मा में जब युद्ध होता है तो बहुत सारे सैनिकों को समुद्र पार करने के लिए भेजा जाता है। अगर वो आनाकानी करते थे तो मतलब चाहे तो उनको मार दिया जाता था या फिर उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता था, उनकी सुनी नहीं जाती थी।
और फिर जैसे फिर एक जैसे कानून ही बना दिया गया कि 1856 में तो अगर जो कोई भी अगर ऐसे मतलब उसमें अंग्रेजों के यहाँ कोई नौकरी कर रहा है तो उसको तो बिल्कुल जाना ही पड़ेगा, एक बार तो जरूर समुद्र पार जाना ही पड़ेगा। तो वो मतलब लोगों के जो धार्मिक विचार थे उनकी धज्जियां उड़ाते थे। सुधारों की जो प्रतिक्रिया थी कि जैसे कुछ एक तो ये अपने हित में जैसे कुछ एक चीज़ों को वो अपने हित में करते थे, कुछ एक चीज़ों को जैसे जनता के लिए अच्छा भी करना चाहते थे। तो उनकी प्रतिक्रिया क्या रहती थी, उनके बारे में बता कि अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। मतलब वो है ना, भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा बुराइयां ढूंढते थे, उनको लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। जैसे जो सती प्रथा है उसको रोकने का, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन किया गया 1830 में, क्योंकि वो संस्कृत जो हमारी भाषा थी उसको अधूरा मानते थे। 1830 के बाद कंपनी ने जो ईसाई जो मिशनरी थे उनका खुलकर समर्थन किया, उनको प्रचार के लिए जैसे आने की पूरी अनुमति मिल गई, जमीन और संपत्ति जुटाने में भी जैसे छूट मिलती थी उनको। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया था। मतलब मतलब लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना चाहते थे। इस कानून के प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। मतलब जो अधिकार जैसे जो मान लो हिंदू है, मुसलमान है, तब जो अधिकार उसका उसके संपत्ति पे है वो तभी भी रहेगा, परंतु जैसे कि ईसाई धर्म अपना ले बस। फिर बताया है कि जनता की नज़र से क्या था, कि जनता की नज़र से क्या था, उस टाइम पे क्या चल रहा था। अच्छा, ये एक जो कॉलम जिसमें दिए होते हैं एनसीईआरटी में, उसमें बताया कि जो विष्णु भट्ट गोडसे है, उनकी जो लिखित पुस्तक है माझा प्रवास। पूछा जा सकता है कि माझा प्रवास किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी है। इसमें जैसे कोई ऐसे कहानी सी बताई है, पर वो पेपर के लिए कोई जरूरी नहीं है, ऐसे ही इसमें बताया है, वो पेपर के लिए जो जरूरी नहीं है वो चीजें मैं नहीं करवाऊंगी। जो सैनिक विद्रोह था, अब जो सैनिक विद्रोह था, जब सिपाही जब इकट्ठा होकर सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते थे, जैसे उसको सैनिक विद्रोह कहा जाता है, तो उसमें क्या हुआ, सैनिक विद्रोह जब जन विद्रोह कैसे बन गया। तो इसमें जो 1857 की क्रांति है उसका ही पूरा बताया है कि 1857 की क्रांति कैसे स्टार्ट हुई और कैसे उसका रुख रहा। जैसे भारत के उत्तर भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि फतेह और शासन में 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। तो उसके बारे में आगे बताया है कि जो क्रांति है मेरठ से स्टार्ट होती है, कि 9 जून 1857 की जो बात है ये बताई कि मेरठ में तैनात भारतीय जो सिपाही थे उनकी प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोल दिया और वहां पर जो बंद जो सिपाही थे उनको आज़ाद करा लिया और अंग्रेजी अफसरों पर हमला कर दिया और उनको जैसे बहुतों को मार गिराया। तो फिर बताया कि मेरठ के कुछ सिपाहियों की जो एक टोली है जो 10 मई को रातों रात घोड़े पर सवार हो गए जो दिल्ली पहुंच गई, क्योंकि जब हम कोई भी लड़ाई लड़ते हैं तो ऐसा होता है कि सेनापति होना जो बहुत जरूरी होता है। तो वो जो सेनापति के लिए ही वो दिल्ली पहुंचते हैं। उनके आने की खबर फैल गई, दिल्ली में जो तैनात टुकड़ियां थी उन्होंने भी बगावत कर दी, यहाँ भी अंग्रेजी जो अफसर थे वो मार दिए और देसी जो सिपाहियों ने हथियार और जैसे गोला बारूद कब्जे में ले लिए, इमारतों को आग लगा दी। विजय सिपाही जो लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए थे वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ नहीं करना चाहते थे, परंतु जैसे तैसे करके जैसे जो सिपाही थे उन्होंने बहादुर शाह जफर हैं उनको मना लिया और उनको अपनी सेना का सेनापति घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों की इस घटना की फिर अंग्रेजों को ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे मतलब ये छोटा सा जो लड़ाई है ये कितने बड़े स्तर पर फैल जाएगी। अंग्रेजों को इन घटनाओं से उम्मीद नहीं थी कि उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे जो वो हिंदुओं को कारतूसों के मुद्दे थे जो गाय की चर्बी और सुअर की जो चर्बी के कारतूस दिए जाते थे कि वो मुद्दा इतना लंबा फैलेगा, उनको ये नहीं था।
कारतूसों के मुद्दे की फैली हुई उथल पुथल कुछ समय के बाद शांत हो जाएगी। उनको लगता था कि ये बात शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो ये स्थिति जो रातों रात बदल गई। और अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उत्साह और साहस बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों को मतलब एक उम्मीद जगी थी कि जैसे बहादुर शाह जफर हैं जो आखिरी मुगल सम्राट जो रहते हैं 1857 तक उनको अपना सेनापति घोषित कर देते हैं। उन्हें आगे बढ़ने और हिम्मत और उम्मीद, जैसे लोगों को आगे बढ़ने की उम्मीद जग जाती है, आत्मविश्वास पैदा हो जाता है, तो बगावत इस तरह फैलने लगती है। तो फिर यहाँ पर जैसे ये बताया है कि कहाँ पर कौन लड़ रहा था, कि कहाँ से बगावत जो फैल रही थी वो कहाँ से कौन लड़ रहा था। पर यहाँ जैसे 2-3 बताए हैं कि जैसे लखनऊ है, लखनऊ से कौन लड़ रहा था, जैसे लखनऊ की गद्दी से कौन हटा दिया, वाजिद शाह है, उनके बेटे का जो ब्रिजेश कादरी है वो नवाब घोषित कर दिया। और जो उनको नवाब घोषित करके जो बेगम हजरत महल हैं वो उनके खिलाफ लड़ने लग जाती है। फिर जैसे उदाहरण में ये बता कि जो फैजाबाद है, वहां से अहमदुल्ला ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक और बताया है, तीन ही बताए हैं। दिल्ली में भी जैसे अंग्रेजों का सफाई करने के लिए बहुत सारे जो गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठे हो गए थे। बरेली से कौन है, बख्त खां, ब से बरेली, ब से बख्त खां। तो ऐसे इसमें यही बताया है कि कहाँ से कौन लड़ रहा था। फिर कंपनी ने कैसे पलटवार किया। जैसे जब इतनी उथल पुथल देखती है कंपनी तो उनको भी ये होता है कि ये मतलब हो क्या रहा है। तो इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी भाई। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। जो विद्रोह कुचलना था उसमें पूरी ताकत लगा दी। इंग्लैंड से जैसे फौजी मंगवा लिए, विद्रोहियों को सजा देने के लिए नए कानून बना दिए गए, विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सन 1857 में जो दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई थी, और दिल्ली जैसे ही अंग्रेजों के कब्जे में आती है तो मतलब लोगों का विश्वास कम हो जाता है कि जैसे अंतिम मुगल जो सम्राट हैं उनको क्या है, आजीवन कारावास की सजा मिल जाती है। आजीवन कारावास की सजा दे दी जाती है। उनके बेटों को उसके सामने ही गोली मार दी जाती है, और उनकी जो पत्नी है उनको 1858 में रंगून भेज दिया जाता है। और नवंबर 1865 में बहादुर शाह जफर हैं जो वहां पर अभी अंतिम सांस लेते हैं। और जो विद्रोह जो चल रहा था, जैसे 1858 में झांसी का विद्रोह भी खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां पर झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर जो तात्या टोपे हैं मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए मतलब थोड़ा थोड़ा आक्रमण कर रहे थे कहीं कहीं, परंतु वो भी कामयाब नहीं हो पाए। फिर जैसे विद्रोह के बाद जैसे कंपनी जो अपने नए नए कानून बनाती है उसके बारे में बताया गया। ये कभी पूछा नहीं जाता ऐसा कुछ कि कंपनी ने क्या क्या कानून बना दिए गए। और फिर ये क्या है, एक है खुर्दा जो विद्रोह है। खुर्दा नामक जो विद्रोह है, पूछ लिया जाएगा कि खुर्दा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा में हुआ था, 1817 में हुआ था। इस लेसन में यही बताया है कि 1857 की क्रांति का क्या रुख रहता है, फिर उसके परिणाम क्या रहते हैं, और फिर उसके बाद अंग्रेजों का क्या रुख रहता है। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।